प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मनोबल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो बगैर देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर पर। ये आ गया। आज हम लोग पढ़ेंगे मनोबल के बारे में। ठीक है, क्लास आप लोगों का वही है बच्चों, BA फाइनल सेकेंड पेपर का नाम सैन्य मनोविज्ञान। ठीक है बच्चों, सैन्य या रक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, बगैर देरी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मनोबल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। मनोबल क्या है? मनोबल के बारे में वैसे देखा जाए तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं कि मनोबल क्या है, जानते हैं। ये सही बात है कि आप लोगों को मालूम है। ठीक है, अर्थात कोई किसी कार्य में पूर्ण रूप से मन लगाना। जिस कार्य में मन लगाया जाए उसको कहते हैं पूर्ण मनोबल। जिस कार्य की अंदर से इच्छा जागे उसे हम पूर्ण मनोबल से कर पाते हैं। अंदर से करने की जो इच्छा हो, अंदर से करने की लालसा हो, अंदर से करने का उतावलापन हो, अंदर से करने की एक प्रकार से भावना जागृत हो, तो उसको हम कहते हैं इसका ये कार्य करने में मन लग रहा है। तो बच्चों उस कार्य को अपने संपूर्ण मनोबल से हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ युद्ध के मैदान में भी हम लोग मनोबल के द्वारा ही, जैसे नेपोलियन ने भी कहा है कि एक उच्च मनोबल का सैनिक ये 3 साधारण सैनिकों पर भारी पड़ता है। अर्थात एक मनोबल अनुपाते गैर मनोबल यानी 3:1। ठीक है बच्चों, यानी एक मनोबल युक्त सैनिक 3 अन्य मनोबल विहीन सैनिकों पर भारी पड़ता है या साधारण सैनिकों पर भारी पड़ता है। इसलिए कहा जाता है मनोबल को तलवार की धार कहा जाता है बच्चों। ठीक, तलवार की धार कहा जाता है मनोबल को, यानी मनोबल जितना तेज होगा समझ लीजिए तलवार की धार भी उतनी ही तेज है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसमें। मनोबल का क्या तात्पर्य है? व्यक्ति अथवा समूह की अंतः प्रवाहिनी शक्ति या सीधा अर्थ है। व्यक्ति अथवा समूह की अंतः प्रवाहिनी शक्ति या सीधा अर्थ है मन का बल। या नहीं बच्चों, ये है का। ठीक है, व्यक्ति अथवा समूह की अंतः प्रवाहिनी शक्ति का सीधा अर्थ है मन का बल। अर्थात एक ऐसी अंतः शक्ति जो व्यक्ति अथवा समूह को नवीन चुनौतियां स्वीकार करने से लेकर कठिन से कठिन समय में भी धैर्य एवं अडिग संकल्प के साथ लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है बच्चों, मनोबल अगर उच्च है तो लक्ष्य की ओर बढ़ने की आपको प्रेरणा कौन देगा? मनोबल। इसे मन का बल कहा जाता है। ये एक ऐसी मनोदशा होती है जिससे मृत्यु भय भी व्यक्ति को कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाता। अर्थात मनोबल उच्च है तो मौत का भी कोई खौफ नहीं होता। ठीक है, अगर देखा जाए मनोबल क्या है? वीरों की छाती पर परमवीर चक्र। जो परमवीर चक्र प्राप्त विजेता होते हैं बच्चों, बगैर मनोबल के पहली बात तो ये कुछ कर नहीं सकते। एक प्रकार से एक जज्बा होना चाहिए। जो जज्बा होता है तो ये मनोबल ही है जो कि वीरों की छाती पर परमवीर चक्र के रूप में, महावीर चक्र के रूप में एवं वीर चक्र के रूप में बनकर सज जाती है। ये उससे उसका जो है उसके मनोबल का बोध होता है कि ये व्यक्ति सेना में बहादुरी के कार्य के लिए ये चीज़ दिया गया है और बहादुरी जो है बगैर मनोबल के कोई दिखा नहीं सकता। और मनोबल से क्या होता है? बड़ी से बड़ी तोपों, भारी टैंकों तथा शक्तिशाली विध्वंसक बमों से भी अधिक शक्तिशाली है। मनोबल को क्या कहा जाता है? ये सबसे ताकतवर हथियार होता है जिससे हारी हुई सेना भी बाजी जीत जाती है। बच्चों इतिहास में बहुत से युद्ध हुए हैं, जैसे कि आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जिसमें मनोबल के द्वारा ही छोटी सी छोटी सेनाओं ने, देखने में बिल्कुल कमज़ोर सी सेनाएं, केवल मनोबल के द्वारा, उच्च मनोबल के कारण अपने से कई गुना भारी सैनिकों से, भारी सेना से वो विजयी हुई हैं। मनोबल के द्वारा वो बड़ी सी बड़ी सेनाओं को उन्होंने पराजित किया है। बच्चों वैसे भी देखा जाए तो जिन युद्धों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उनकी कंडीशन क्या होती है? पानीपत के युद्ध में बाबर ने मात्र 14-15 हज़ार घुड़सवारों के साथ इब्राहिम लोदी की 1 लाख सेना को पराजित किया था। 1 लाख सेना को उसने पराजित किया था, जिसमें बड़े बड़े हाथी भी थे। ये बात दूसरी है कि उसके पास कुछ जो है उस समय गैर पारंपरिक हथियार थे। अब देखिए कुछ जो है, देखिए पृथ्वीराज चौहान की बड़ी सेना को क्या बोलते हैं, मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था।
ठीक है। और क्योंकि मनोबल के द्वारा ही जो है, जिसे कहा जाता है ना, मनोबल क्या है, तलवार की धार। ठीक है। वैसे भी देखा जाए, सिकंदर जो लेके सेना चला था, राजा पोरस की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन चूंकि उसके अंदर एक विश्व विजय करने का एक जज्बा विद्यमान था, विश्व विजय करने का एक जज्बा विद्यमान था, और विश्व विजय का मनोबल ही जो है उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहा, और जिसके कारण ही जो है वो पोरस को पराजित कर पाया। हाँ, ये दूसरी बात है कि पोरस के रथ नहीं चल पाए और भी कुछ कमियां सामने आ जाती हैं बच्चों, लेकिन मनोबल के द्वारा ही वो यूनान से इंडिया तक आया था, अन्यथा उसको क्या ज़रूरत थी, क्या भूख से मर रहा था? नहीं, उसके अंदर जो ये जज्बा था उसको कार्यान्वित करने के लिए जो है उसने वो यहाँ तक आया था, और अपने मनोबल के द्वारा ये लगभग जो है विश्व विजेताओं की श्रेणी में उसका नाम भी आता है। चलिए, मनोबल की परिभाषा बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। जनरल वाशिंगटन ने क्या कहा है? मनोबल व्यक्ति की वह क्षमता होती है जो उसे निर्देशित कार्य को विशेषतः लंबे व जटिल कार्य तन्मयता एवं उत्साह के साथ करने की प्रेरणा देता है। ठीक है बच्चों, वो है मनोबल। यानी मनोबल के द्वारा ही उसे जो है अंदर से शक्ति मिलती है किसी कार्य को करने की। और देखिए आगे इन्होंने क्या, आगे दूसरे विद्वान ने क्या कहा है, नॉर्मन कोपलैंड ने क्या कहा है? मनोबल एक आध्यात्मिक दशा है जो शारीरिक और मानसिक दशा के ऊपर है। यानी शरीर और मानसिक दशा के ऊपर है मनोबल। इसे नैतिक परिस्थितियों के द्वारा भी नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब बच्चों ये होता है कि जिस कार्य के अंतर्गत जिसके अंदर लव है, कहीं न कहीं उस कार्य के प्रति उसके अंदर इतना प्रेम होगा कि वो जो है चाहे ज़रूरत हो वो दिखाई पड़ ही जाता है, ज़रूरत ना भी हो तब भी दिखाई पड़ ही जाता है। ठीक है। अब देखिए उपरोक्त जो परिभाषाएं दी गई हैं, उपरोक्त परिभाषाओं से ये ज्ञात होता है कि मनोबल किसी व्यक्ति का वह आंतरिक बल है जो उसे किसी भी परिस्थितियों में कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों, मनोबल की स्थिति ऐसी मजबूत, क्योंकि देखा जाए तो राणा सांगा के शरीर में 80 घाव थे, लगभग 80 चोट लगी थी उनके शरीर में, लेकिन मनोबल उनका इतना ऊंचा था कि युद्ध के मैदान में कभी विचलित नहीं होते थे। राजपूत राजा और अन्य राजाओं उससे जो उनका लोहा मानते थे। ये बात दूसरी है कि कुछ गैर पारंपरिक हथियारों के होने की वजह से बाबर ने उनको पराजित कर दिया था, लेकिन मनोबल की दफा में अब देखिए जूलियस सीजर, जिसकी एक आंख गायब गड़बड़ हो गई हो, उसका भी देखने में कमज़ोर सा दिखने वाला, केवल उच्च मनोबल ही उसको जो है वहाँ तक पहुँचा पाया। फ्रेडरिक महान के बारे में आप लोग पढ़े हैं बच्चों, कहते हैं ना इसके बारे में कि अगर जो है निहायत ही कमज़ोर दिखने वाला फ्रेडरिक महान अगर राजा नहीं होता तो एक सैनिक के रूप में भी ये भर्ती नहीं हो पाता। इस तरह उसकी कमज़ोर स्थिति थी, शरीर बिल्कुल कमज़ोर, और जो है निहायत ही जो है वो क्या बोलते हैं, स्वार्थी, दुष्ट प्रकृति, अविश्वसनीय प्रवृत्ति, आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में। ठीक है, फ्रेडरिक महान के बारे में। तो बच्चों, ऐसा व्यक्ति जो है केवल उच्च मनोबल के कारण ही बड़ी बड़ी सेनाओं का नेतृत्व ये लोग कर पाते हैं, जबकि लंबाई चौड़ाई से देखने में बहुत सा कमज़ोर लग रहा। तभी उसके बारे में इतिहासकार बिन्नी ने कहा है कि फ्रेडरिक महान अगर राजा नहीं होता तो उसे एक सेना का नेतृत्व करने का अवसर कभी मिलता ही नहीं, अर्थात एक सैनिक बनने लायक भी नहीं था। लेकिन मनोबल देख लीजिए कि उसको इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं, इतिहास में अमर हो गया है वो। ठीक है बच्चों, सिकंदर इतिहास में अमर है। ये लोग अच्छे अच्छे कार्य, जो बहादुरी का कार्य करता है बच्चों, इतिहास में अमर वही होता है। अब्दुल हमीद, ठीक है, वीर अब्दुल हमीद, सोमनाथ शर्मा और भी बहुत से हैं जो कि बहादुरी के कार्य के कारण आज हम लोग केवल पढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, मनोबल के निर्धारक तत्व, मनोबल को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं। पहला नंबर सैनिक का वैयक्तिक मनोबल, व्यक्तिगत मनोबल, सैन्य समूह का मनोबल, सैन्य इकाई का मनोबल। 3 रूपों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्तिगत मनोबल, समूह का मनोबल, इकाई का मनोबल। चलिए, व्यक्तिगत मनोबल क्या है? सीधे सैनिक के मनोबल को ये प्रभावित करता है। कौन? और इस सीधे सैनिक के मन को प्रभावित करने वाले तत्व 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक तत्व एवं मानसिक तत्व।
अब देखिए बच्चों, शारीरिक तत्व में प्रमुख क्या क्या है। क्योंकि सैनिक का अच्छा जो है स्वास्थ्य होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बॉडी, अच्छी शारीरिक कद काठी से सैनिक अगर मजबूत हो तो उससे जो है उसका मनोबल उच्च रहता है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन के विकास करता है। अगर शरीर स्वस्थ है, कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही उच्च विचार आते हैं, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का भी विकास होता है। बीमार व्यक्ति केवल बीमारी के बारे में बच्चों सोचता है, अपने बाकी और आगे सोचने की क्षमता उसमें नहीं होती। दर्द से कराहता हुआ व्यक्ति केवल दर्द के बारे में सोचता है, बाकी और कुछ नहीं सोच पाता। लेकिन अगर बहादुरी और मनोबल से युक्त है तो अपने दर्द को भूल कर भी अगली कार्रवाई को निश्चित कर लेता है बच्चों, ठीक। यानी संतुलित आहार, उचित व्यायाम, आवश्यक नींद, युद्ध करने का अभ्यास आदि ये सभी सभी सैनिक का व्यक्तित्व का विकास, यानी शरीर अगर मजबूत है, शारीरिक तत्व है बच्चों, शरीर से मजबूत व्यक्ति मन से भी मजबूत हो जाता है। अगला है मानसिक तत्व। मानसिक तत्व के अंतर्गत निम्न प्रमुख तत्व आते हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। निर्धारित लक्ष्य, यानी स्पष्ट निर्णय हेतु स्पष्ट लक्ष्य होता है मानसिक तत्व के लिए। लक्ष्य स्पष्ट एवं पवित्र होना, यानी जो लक्ष्य हो पवित्र, यानी अच्छा कार्य हो, ऐसा ना हो कि हम किसी का बुरा करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कहते हैं ना, देश के लिए मरना बड़े गौरव की बात होती है, देश की रक्षा करना, देश की सुरक्षा करना, ठीक है, धर्म की रक्षा करना। हालांकि इसी धर्म को ही तो जिहाद का नाम देकर जो है इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मुस्लिम नौजवानों को भड़का कर क्या कार्य करवा रहे हैं आप देख ही रहे हैं। वो धर्म युद्ध का नाम दे रहे हैं, जिहाद, ठीक है। यानी किसी को पीड़ित करने या किसी को अनावश्यक परेशान करना इस लक्ष्य में शामिल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हर व्यक्ति के मनोभाव अलग अलग होते हैं बच्चों। जिसको पीड़ित करना है, कहीं उसकी दया से अगर जो है इनका मन पिघल गया तो उस लक्ष्य की, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात स्पष्ट निर्णय है तो स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य पवित्र हो, जिसको करने में किसी प्रकार गर्व का अनुभव हो, जिसको करने में ऐसा ना हो कि शर्म के मारे मर जाए, ऐसा करने में गर्व का अनुभव हो, और किसी को पीड़ित करने, किसी को परेशान करने, किसी को तंग करने, इसमें करने का लक्ष्य जो है, इस करने का उद्देश्य इस लक्ष्य में शामिल नहीं करना चाहिए। अगला है बच्चों आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ये क्या है? अपनी योग्यता एवं क्षमता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अपने को शत्रु से श्रेष्ठ समझना चाहिए। बच्चों अक्सर जो है क्या होता है कि अगर आपके मन में शत्रु अगर दहशत बनकर छा गया तो आप उससे लड़ने की क्षमता जो है समाप्त कर लिए। अर्थात आप अपने आप को ये समझिए कि हमारे सामने शत्रु कुछ भी नहीं है, हम इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये हमारे सामने कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए शत्रु को अगर आप कमज़ोर समझेंगे तभी आपका मनोबल हाई बना रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर शत्रु को आप ताकतवर समझ लिए पहले से ही तो आपका मनोबल वहीं गिर गया। अगर मनोबल गिर गया तो समझ लीजिए आप जो है लड़ने लायक नहीं बचे। ठीक है बच्चों, आत्मविश्वास हेतु श्रेष्ठ प्रशिक्षण, उच्च प्रशिक्षण यानी अपना अभ्यास ज़्यादा होना, अपना अभ्यास के दम पर अपने आप को आत्मविश्वास के अंतर्गत लाना चाहिए। अनुशासन, नेतृत्व आदि पर निर्भर करता है आत्मविश्वास। ठीक है, चलिए धार्मिक मान्यताओं का विवरण। अगला है धार्मिक मान्यताओं का विवरण, यानी अपने इष्ट और देवी देवताओं की शक्तियों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जैसे गीता के उपदेश पर पूर्ण विश्वास, जैसे विजय पर धरती का सुख, युद्ध में मृत्यु का और स्वर्ग का सुख, आत्मा की अमरता आदि का ज्ञान मनुष्य के भय को दूर करता है। अर्थात तभी जो है, जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, अर्जुन अगर इस धर्म युद्ध में अगर तुम मारे गए, तुम वीर गति को प्राप्त हुए तो तुम्हें स्वर्ग का सुख मिलेगा, यानी जन्नत नसीब होगी, और अगर विजय हुए तो धरती का संपूर्ण सुख तुम्हारे हाथ में है। ठीक, और आत्मा तो अमर है, ये कभी ना तो मरता है ना किसी को मारता है, ये कभी मरता ही नहीं, ये केवल समय समय पर ये केवल दूसरी शरीरों को धारण करता है। ठीक है बच्चों, यानी उपदेश भी ऐसा हो जिससे दोनों हाथों में लड्डू नजर आए, मौत की स्थिति में भी लगे कि हम तब भी सुखी हैं,
और विजय की स्थिति में भी लगे कि हम उसके बाद भी सुखी रहेंगे। अर्थात दोनों हाथों में लड्डू, जिसको कहते हैं ना, चाहे मौत मिले चाहे विजय मिले, हमें सुख दोनों में है। मौत के बाद जन्नत यानी स्वर्ग का सुख, और जीवित रहने के बाद धरती का सुख। संपूर्ण धरती ही अपनी है। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर ये चीज़ें भावने में अपने मनोबल में आ गया कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, चाहे जिएं चाहे मरें, ठीक है, तो इससे जो है व्यक्ति अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करते हुए उस मौत के खौफ से वो निकल जाता है। आत्मनियंत्रण, ठीक है बच्चों, ये है धार्मिक और नैतिक मान्यताओं पर अडिग विश्वास से आत्मनियंत्रण की शक्ति आती है। धार्मिक और नैतिक मान्यताओं में आत्मनियंत्रण, आत्मबल। अगला है बच्चों आत्मसम्मान। आत्मविश्वास एवं आत्मनियंत्रण से सैनिकों के भीतर आत्मसम्मान की भावना का विकास होता है और सैनिकों में श्रेष्ठ गुणों का सम्मान, प्रोत्साहन, पुरस्कार आदि आत्मसम्मान की भावना को सुदृढ़ करता है। ठीक है बच्चों, चलिए, परिवार कल्याण अर्थात अगला है परिवार कल्याण। इससे क्या होता है? लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का विकास। अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण तन मन धन हर तरह से हम अर्पित हैं। समर्पण की भावना का विकास, हर तरह से समर्पित हैं। सैनिक का विश्वास कि सरकार उसके परिवार का संपूर्ण ध्यान रखेगी। कहने का मतलब सैनिकों को इस बात का विश्वास होता है बच्चों, वैसे भी आज के समय में हो भी रहा है। जो युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं, किसी कार्रवाई के दौरान मारे जाते हैं, गवर्नमेंट उनके परिवार को 10, 20, 50 लाख रुपए तक दे देती है उनके पद के अनुसार। तो इस बात को सैनिक को भी मालूम है कि अगर हम मर भी जाएंगे तो हमारे बीवी बच्चे, परिवार हमारा भूखों नहीं मरेगा, हमारे माता पिता जो हम पे आश्रित हैं वो भूखों नहीं मरेंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके अंदर मरने का भी भय नहीं होता। जब मरने का भय नहीं होता तभी वो जो है अपने कार्य को अच्छे प्रकार से कर सकेंगे, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्राण की बाजी वो लगा सकेंगे, संपूर्ण मनोबल से वो कार्य कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्या है? पारस्परिक कर्तव्य बोध। अर्थात अपने कार्यों से सैनिकों को प्रभावित किया जाता है करने का, और सैनिक अपने अधिकारियों की गतिविधियों का निरीक्षण करते रहते हैं और उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दूसरा नंबर है समूह का मनोबल। ठीक है, समूह का मनोबल में हम लोग पढ़ रहे थे ना, मनोबल 2 प्रकार का। चलो, इसमें क्या है? नेतृत्व। इसमें क्या है? दल नायक की महत्वपूर्ण भूमिका, अर्थात नेता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किस तरह अपने समूह को संगठित किया हुआ है। अर्थात कठिन परिस्थितियों में युद्ध करने का प्रशिक्षण देना, तभी उनका विषम परिस्थितियों में मनोबल बना रहेगा। अर्थात जब कठिन स्थिति से वो जूझे रहेंगे तो हर प्रकार की कठिनाई में वो अपना धैर्य नहीं खोएंगे और हर प्रकार की कठिनाई को वे सरलता से झेल लेंगे कि हम इतनी कठिन परिस्थितियों में हम जो है अभ्यास कर चुके हैं, इसलिए इसका भी हमें खौफ नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुशासन। उच्च मनोबल का आधार क्या होता है? अनुशासन। यानी अनुशासित जो होगा उसी का मनोबल ऊंचा रहेगा, जो अनुशासित नहीं होगा उसका मनोबल ऊंचा नहीं होगा। ये सभी कैसे आएगा? ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के द्वारा। अधिकारी के आदेश के पालन की भावना, कर्तव्य पालन की भावना। उच्च सैन्य प्रशिक्षण अगला है। उच्च कोट के हथियारों का प्रशिक्षण, यानी लेटेस्ट हथियार जो भी हों उनका अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिया जाए चलाने का। और प्रशिक्षण के अभाव में हथियारों का भंडार बेकार होता है। कहने का मतलब अगर ट्रेनिंग नहीं है तो हथियार चलाना ही ठीक से नहीं आता बच्चों, तो हथियारों का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने 1965 के युद्ध में पैटर्न टैंक प्राप्त तो कर लिया था अमेरिका से, लेकिन सही बात तो ये है कि उसकी ट्रेनिंग उनके लिए ठीक नहीं थी। वो ट्रेनिंग ले ही नहीं पाए और केवल पैटर्न टैंकों को चलाने के लिए चल दी। यही वजह है कि ना तो पैटर्न टैंकों को ठीक से चला पाए और ना ही जो है उनका मनोबल भी इतना अच्छा नहीं था कि भारतीय सैनिकों के क्या बोलते हैं बलिदान की भावना के सामने टिक पाते। बहुत से जो है कुछ टैंक तो नष्ट हो गए और कुछ के ड्राइवर भी उतर कर जो है भाग खड़े हुए।
ये स्थिति थी। ना तो मनोबल अच्छा था और ना ही टैंक चलाने का उन्हें प्रशिक्षण आता था। तो बताइए ऐसे हथियार किस काम के जिसको चलाने वाले ही ना रहें। तो वही बच्चों इसमें कहा गया कि प्रशिक्षण के अभाव में हथियारों का भंडार बेकार। अगर ट्रेनिंग नहीं है, चलाना नहीं आता, चलाने की ट्रेनिंग अच्छी नहीं आती, तो फिर वो चलाने की ट्रेनिंग अच्छी नहीं दी गई है, तो समझ लीजिए कि उन हथियारों का कोई मतलब नहीं है। अगला है अस्त्र शस्त्र की महत्ता प्रयोग करने वालों की कार्य कुशलता पर ही निर्भर करती है। अस्त्र शस्त्र हथियार बच्चों ये देखा जाता है कि अस्त्र शस्त्र जो हैं थोड़े से अगर नॉर्मल भी होंगे, अगर प्रयोग करने वाला अगर कुशल है, प्रशिक्षित है, तो वो जो है उसका प्रयोग अच्छे से अच्छे और बेटर ढंग से कर सकता है। बच्चों जैसे अभी हाल में अमेरिका के F-16 विमान को हमारे वायुसेना के एक अधिकारी श्री अभिनंदन ने उसे जो है अपने 30 साल पुराने विमान MiG-21 जो कि उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है बच्चों, MiG-21 इसे जो है उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है, इसलिए कि ये बहुत ही काफ़ी पुराने और जर्जर हो चुके हैं। इस विमान से अमेरिका के लेटेस्ट विमान F-16 जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था, और पाकिस्तान के उस विमान को भारत के एक एयरफोर्स के कमांडर ने उसे ध्वस्त कर दिया। बताइए लेटेस्ट विमान जिसके बदले में जो है भारत खरीद रहा है राफेल फ्रांस से, इसके बदले में, और इसी विमान को हमारे जो है MiG-21 जो कि लगभग 30 वर्ष पुराना जो है फाइटर है, सोवियत संघ जब दिया था, रूसी विमान है, तो इस विमान ने इसके लेटेस्ट विमान को गिरा दिया और स्वयं भी सुरक्षित बच गए। बताइए, ठीक, कहने का मतलब वही है, अगर प्रयोग करने वाला कुशल है तो हथियार थोड़े से अगर नरम गरम भी हैं तो काम चल जाता है, थोड़े से घटिया भी हैं तब भी चल जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। जैसे वही है, हथियार भले ही सेफ थे पैटर्न टैंक, लेकिन चलाने वाले घटिया थे, चलाने वाले कार्यकुशल नहीं थे पाकिस्तान के, इसीलिए जो है 800 टैंक पैटर्न टैंकों के बाद भी 1965 में भारत ने उनको पराजित कर ही दिया। अब देखिए, श्रेष्ठ सैनिक साज सज्जा एवं अस्त्र शस्त्र उच्च एवं श्रेष्ठ हथियार से सेना का मनोबल बना रहता है, ये भी सही बात है। उत्तम प्रबंध सेनाओं की आवश्यकता की पूर्ति सेना के मनोबल को उच्च बनाए रखता है। सेना को जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उसको प्रदान कीजिए, सेना का मनोबल हमेशा बना रहेगा। ठीक, हथियार उच्च हो तब भी मनोबल, जो सेना को ज़रूरत हो वो भी उसको प्राप्त होना चाहिए। सक्षम आसूचना व्यवस्था और युद्ध काल में शत्रु द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार व अफवाह से सैनिकों के मनोबल प्रभाव पड़ता है बच्चों। इसीलिए समय समय पर इन अफवाहों एवं दुष्प्रचारों से सैनिकों को अवगत कराना चाहिए कि अगर ऐसी परिस्थितियां आ भी जाएं तो आप लोग धैर्य मत खोइएगा। ठीक है, धैर्य मत खोइएगा कि इसलिए दुष्प्रचार ऐसा किया जाता है, लेकिन अपने आप पर आप लोग भरोसा कीजिएगा। इसलिए इस परिस्थिति को झेलने के लिए, यानी अफवाहों और दुष्प्रचारों को झेलने के लिए सैनिकों को पहले से ही तैयार रखना आवश्यक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुरस्कार एवं मनोरोपण यानी उत्कृष्ट कार्य करने वाले की प्रशंसा करना। पुरस्कार देने से तो पुरस्कार जो प्राप्त करेगा उसका मन तो बढ़ेगा ही बच्चों, उसको देखकर अन्य सैनिकों का भी मनोबल हाई होगा, बढ़ेगा उनका भी, और अन्य सैनिकों को प्रेरणा मिलती है पुरस्कार देने से। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों सैन्य इकाई का मनोबल। देखिए, सैन्य इकाई का मनोबल निम्न तत्वों पर निर्भर करता है। पहला नंबर है दल भावना। दल भावना में अपने दल के प्रति गर्व महसूस करना, ये चीज़ की भावना, तभी उनका मनोबल ऊपर होगा। अपने सैन्य इकाई के सम्मान के लिए कुछ भी करने की क्षमता आ जाती है। ठीक है, मिलजुल कर कार्य करने की भावना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और व्यक्तिगत सहयोग की भावना। बच्चों ये चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, बगैर सहयोग के कोई भी दल अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकता, या फिर दलों में अगर आपसी विवाद होगा तो भी नहीं प्राप्त कर सकता। सफलता की परंपरा,
यानी उत्तम परंपरा नवागंतुक सैनिकों के लिए प्रोत्साहन का कार्य करती है। जैसे अगर अपने समूह की परंपरा अच्छी है, ठीक है, जैसे उसी परंपरा और जो है उसने अच्छा कार्य किया है, तो जो नए सैनिक उसमें नए सदस्य आएंगे उनके अंदर भी इस बात की भावना बनी रहेगी कि हम भी अच्छा से अच्छा कार्य करके अपने समूह को आगे बढ़ाएं। इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, वीरता की परंपरा आदि को प्रदर्शित किया जाता है इसके लिए। अब देखिए, चक्र, पदक एवं शत्रु के जीते गए स्मरण चिन्हों का प्रदर्शन किया जाता है। जैसे भारत के द्वारा जीते गए टैंक जो है आज भी भारत की वीरता का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए राष्ट्रभक्ति या राजभक्ति। अब देखिए, सैनिकों में राष्ट्रभक्ति या राजभक्ति की भावना को भरने की आवश्यकता एवं देश की रक्षा के लिए बड़ा सा बड़ा त्याग करने की भावना सैनिकों के मनोबल को उच्च बनाए रखती है। ठीक है, और सैन्य अधिकारियों का मनोबल, सेनापति का मन बढ़ाने के लिए आवश्यक बिंदु इस प्रकार हैं। बार बार सैन्य लक्ष्य में परिवर्तन ना करना, यानी सैन्य लक्ष्य को निर्धारित करना और उसी पे अडिग रहना। सैन्य गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना। जो गतिविधियां चल रही हैं अगर ज़रूरी ना हो तो उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए। ठीक है, बार बार नियम बदलने से भी सैनिकों का मनोबल भी गिर जाता है और सेनापतियों का भी मनोबल गिर जाता है। महान सेनापतियों में जैसे जो नेपोलियन, जूलियस सीजर, गुस्तावस एडोल्फस, सिकंदर, फ्रेडरिक आदि के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए और उनके भीतर के गुण जानने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं। हालांकि ये लंबा हो गया है बच्चों। ठीक है, चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए।